आज के समय में संगीत को केवल संगीत के विद्यार्थी ही नहीं सीखते, बल्कि अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं या जिनको उसमें शोध करना है वो भी इस विषय को लेते हैं, जिसमें हम बहुत से इंजीनियर्स को, बहुत से डॉक्टर्स को, यहाँ तक कि अकाउंट्स के लोग या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहें या कहें कि अलग अलग विषयों के जो लोग हैं, मैं देखती हूँ कि उनको भी इस विषय को पढ़ने का या इसमें शोध करने का जो है वो कुछ न कुछ उनको दिखाई देता है, जिस पे वो बड़े बहुत मन से जो है वो उस पर उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में मात्र ऐसे विद्यार्थी जिनको कि जो अलग विषयों में अपना करियर बना चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन यदि हम बिल्कुल शुरू से ले रहे हैं विद्यार्थी के रूप में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में इस विषय को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से लेना चाहिए, इस पर जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो ये विषय आज चुनने का मेरा जो उद्देश्य ही ये है, क्योंकि मैं बहुत से विद्यार्थियों को उनके प्रश्न आते हैं या बहुत से विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि यदि हम इस विषय को लें तो हमें किस प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा। और एक और जो सबसे प्रमुख जो आज के समय में जो प्रश्न आता है वो आता है, क्या इस विषय को लेने पर हम अपने व्यवसाय के रूप में या हम क्या इससे एक कोई आय या एक करियर हम इसमें कुछ बना सकते हैं, जो कि अन्य करियर्स के कंपैरेटिवली वो भी अपना एक महत्व रखता है। तो मैं कहूँगी कि एक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सहायक रूप में ये विषय जो है आपको एक अच्छे करियर को प्रदान कर सकता है। मैं ये बात कह रही हूँ कि एक बहुत अच्छा करियर इस विषय को लेके बनाया जा सकता है, लेकिन शब्द आता है लेकिन, आपकी उसमें कितनी मेहनत है ये बहुत मायने रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस विषय को लेकर आप मात्र एक कहें कि इस तरीके से अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं या अपना कोई सेंटर खोल सकते हैं या अपना आप कहीं पे किसी को सिखा रहे हैं। केवल मात्र इतना नहीं है, बहुत से ऐसे स्कोप हैं जो कि इस विषय को लेकर विद्यार्थी जो है आगे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विषय के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो मैं थोड़ा सा विषय के बारे में बताकर फिर इस पॉइंट पर आती हूँ। मैंने आपको बताया कि ये विषय जो है रागदारी संगीत के बारे में है, जिसमें कि रागों को आपको सीखना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो रागदारी संगीत में किस प्रकार से, मैंने आपसे कहा कि राग की परिभाषा क्या है, ये आपको इसके विषय में बताया। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि जब हम रागों की बात करते हैं, कुछ राग जो है वो उनको किसने बनाया, कब बनाया नहीं पता, लेकिन वो राग इतने प्रचलित हैं, इतने हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे हृदय में इतने बसे हुए हैं कि वो हम उनको गाना बजाना जो है एक निरंतर करते रहना, उसका अभ्यास हम करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। जब रागदारी संगीत की बात करते हैं तो एक बात आएगी कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग की जाए, कैसे इसको आरंभ किया जाए। तो अपने आगे आने वाली श्रृंखलाओं में मैं इस पर मेरा मुख्य वो रहेगा, हाउ टू स्टार्ट म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट, या हाउ टू लर्न म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट, हाउ टू मेक अ करियर इन विद म्यूजिक, और इस तरह के बहुत से विषय जो है इस पर प्रकाश डाला जाएगा। तो रागदारी संगीत में जब हम विद्यार्थी के रूप में जब हम लेते हैं इस विषय को, तो इस विषय को लेते वक्त हमें बेसिक जो है संगीत का, कि संगीत क्या है,
संगीत किस प्रकार का है, भारतीय संगीत क्या है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत का क्या स्थान है, संगीत की जो बेसिक टर्म्स है, ये टर्मिनोलॉजी है, यह हम कहें कि संगीत की जो मुख्य पारिभाषिक जो संज्ञाएं हैं उनको आपको बताया जाता है। और बेसिक संज्ञाओं को बताने के बाद आपको फिर राग की तरफ लाया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बेसिक टर्म्स जो आपको बताई जाती हैं उन सब का प्रयोग तो यहीं पर होता है। तो प्रयोग बाद में, पहले थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है और उसमें आता है संगीत क्या है, स्वर क्या है, श्रुति क्या है, सप्तक क्या है, ग्राम मूर्छना क्या है, राग क्या है, ठाट क्या है, आरोह अवरोह क्या है, पकड़ क्या है, न्यास के स्वर क्या हैं, सम प्राकृतिक राग क्या है, गायन समय, राग का जो गायन समय है या वादन समय है वो क्या है, राग में बंदिश क्या है, ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, धमार क्या है, और इसमें राग में आलापचारी क्या है, ताने क्या होती हैं, किस प्रकार से बोल बनाओ, बोलालाप क्या है, आलप्ति क्या है। तो ये कितने अलग अलग विषय हैं जो हमें पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पहले इनको जानेंगे तब हम इनका ध्यान रखते हुए राग जब सीख रहे हैं तो हम इन परिभाषाओं को वहाँ पर देखते हैं कि इस राग में ये परिभाषाएं या इस राग में ये कहाँ पर आ रही हैं और हमें क्या ये इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमें वो समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो राग क्या है, राग का ठाट क्या है, इनको धीरे धीरे आपको इस पे बताएंगे। ये हमें पढ़ना पड़ता है और इसी को हमें जो हम ये पढ़ रहे हैं उसका ही हमें क्रियात्मक पक्ष जो है वो हम उसको आगे विद्यार्थियों को बताते हैं और विद्यार्थी उसको सीखते हैं। शास्त्र पक्ष जान लिया, क्रियात्मक पक्ष जान लिया, लेकिन एक और पक्ष मैं कहूँ वो है अभ्यास पक्ष, यानी जो शास्त्र में पढ़ा है, जो क्रियात्मक रूप में आपने सीखा है, उसका अभ्यास जो है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यहाँ पर करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यानी करते रहेंगे अभ्यास बार बार, तो चीज़ें जो हैं आपके को ज़्यादा स्पष्ट होंगी और आप उसको करने में, आप उसके गायन वादन में आपको बहुत सहजता होगी। मात्र सहजता नहीं, सिर्फ मैकेनिकल नहीं है ये, इसमें भाव भी जुड़े हुए हैं और वो भाव आपके हृदय में बस जाते हैं और उसका आप आनंद लेते हैं। आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतना ही आपका गायन या वादन खिलकर सामने आता है। तो अभ्यास पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। इस विषय को लेते समय हम लोग स्वरों के बारे में, यानी रागदारी संगीत के बारे में तो आपको बताते ही हैं, साथ ही साथ विद्यार्थी ताल पक्ष को भी पढ़ते हैं, शास्त्र रूप में और क्रियात्मक रूप में, यानी प्रैक्टिकल रूप में। तो ताल क्या है और ताल का प्रयोग संगीत में कैसे होता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल का क्या महत्व है और ताल किसको कहते हैं, कितनी प्रकार की तालें हैं, उन तालों की संरचना कैसे हुई है, उन तालों के में कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, खाली ताली क्या है, उसको हाथ से ताली देने की प्रणाली क्या है, वो जब उस वाद्य पर, ताल वाद्य पर उन तालों को बजाया जाता है तो किस प्रकार के बोल होते हैं, किस प्रकार की ध्वनि होती है। हम गायन के साथ या वादन के साथ जब ताल पक्ष को भी लेते हैं तो अपने अभ्यास को कैसे किया जाता है और अभ्यास को करते वक्त हम ताल का भी ध्यान कैसे हम रख सकते हैं। राग को गाते बजाते समय उसकी जो बढ़त की जाती है तो उसको करते हुए किस प्रकार से हम बार बार सम को दिखाएं, या हम उसकी तान पक्ष को लेते हुए किस प्रकार से सम पर आए,
और किस प्रकार से हम बंदिश को उस ताल में हम उसको नए नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ताल तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ताल तो हमारे अंदर रचा बसा है। हम सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने हृदय की धड़कन को लेते हैं। जब हम थोड़ा भी अस्वस्थ महसूस करते हैं तो हम चिकित्सक के पास जाएं तो सबसे पहले हमारी नब्ज़ देखते हैं कि आपकी पल्स रेट क्या है। तो वो भी तो एक ताल है। प्रकृति में एक ताल है, यानी प्रकृति में जो कुछ चल रहा है यदि वो तालबद्ध है तो बहुत खूबसूरत है। जहाँ वो ताल से थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो प्रकृति में ताल है, यानी ताल बहुत ज़रूरी है। ताल का आरंभ तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। रोज़मर्रा के दैनिक जो हमारे कार्य है, जो हमारी जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है, वो तालबद्ध है। प्रकृति में ताल है। मौसम जो बदले जाते हैं, जो मौसम बार बार घूम फिर के आते हैं, उसमें ताल है। हम हर वर्ष के जो अलग अलग महीने हैं उनमें ताल है। सुबह से लेके शाम जो एक दिन का समय है, रात्रि का समय, उसमें ताल है। आप देखिए पशु पक्षी जो हैं वो ताल के अंतर्गत चलते हैं। ये अलग बात है कि आज के समय में मनुष्य जो है वो ताल से थोड़ा सा अलग भी चलता है। कभी कभी उसकी मजबूरी भी होती है। जो वर्किंग लोग होते हैं, वो जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो वो उनकी ताल अलग हिसाब से चलती है। जो डेली रूटीन में अपना कार्य करते हैं, विद्यार्थी जो डेली रूटीन में अपना अध्ययन करते हैं, उनकी भी ताल है। उनको उस ताल के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। यानी ताल बेहद बेहद ज़रूरी है। तो हम इस ताल पक्ष पर भी विशेष रूप से जो है आपको जो है अलग अलग तरह की जो ताले हैं या ताल पक्ष को भी आपको हम बताते हैं। ये भी विद्यार्थी को अध्ययन करना पड़ता है। तो शास्त्र पक्ष हुआ। क्रियात्मक पक्ष में जहाँ राग पक्ष है, यहाँ सुर, राग में मैं सुर की बात करती हूँ, स्वर की बात करती हूँ, वहाँ ताल पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। इनका अध्ययन करना पड़ता है। अब जब हम ये अध्ययन कर रहे होते हैं तो कुछ राग स्वाभाविक हैं, कुछ राग विद्यार्थियों को सीखने पड़ेंगे, जो कि समय के अनुसार या कहा जाए कि सेमेस्टर के अनुसार या आपके कोर्स के जो अलग अलग वर्ष हैं उसके अनुसार जो है आपको अलग अलग रागों की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त संगीत विषय या संगीत के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों ने जो पढ़ते हैं, जो अलग अलग संगीतज्ञ हैं, उनके विषय में या किस प्रकार से अलग अलग संगीत की पद्धतियाँ, संगीत की शैलियाँ कहूँ मैं, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग घराने हैं, किस प्रकार से अध्ययन, किस प्रकार से संगीत की शिक्षा रही है, या पहले से और अब के समय में संगीत शिक्षण किस प्रकार से चेंज हुआ। चेंज जो है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पहले आपके हम कहें जहाँ घरानेदार पद्धति थी या आश्रम पद्धति थी, उसके बाद घरानेदार पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा जो है, और आजकल के आधुनिक समय इंस्टीट्यूशनल परंपरा, संस्थागत जो परंपराएं हैं, संस्थागत जो ट्रेनिंग हो रही है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। कहीं कहीं पर विषय के रूप में, कहीं कहीं पर परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में ली जाती है। तो ये जो एक इसका नया एक पक्ष सामने आया, इसको भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिकली कहें या एक कहें कि समय के अनुसार जो बदलाव आए हैं वो उनको भी, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अब इस बदलाव में बहुत से लोगों की भूमिका रहती है। बहुत से विद्वान, संगीतज्ञ, संगीतकार, कलाकार जो हैं, शोधार्थी, इनका समय समय पर इनका योगदान रहा है, समय समय पर इनकी अपनी भूमिकाएं रही हैं। तो ये जो समय के अनुसार जो परिवर्तन आया है, इसको लेते हुए भी विद्यार्थियों को इस विषय के अंतर्गत बताया जाता है। और
इसके अलावा जो है अलग अलग शैलियाँ, जैसे ख्याल है, ध्रुपद है, धमार है, ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये जो उपशास्त्रीय संगीत की भी शैलियाँ हैं, इनके विषय में भी विद्यार्थी को जानने का मौका मिलता है। ये एक बेसिक नॉलेज जो है वो विद्यार्थी को जब आती है, उसके बाद रागों को भी सीखता है, तो जितना अभ्यास करता है उसके अनुसार धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट या कहें उसका एक प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो जाता है। और ये इसी में से कुछ विषय लेकर विद्यार्थी जो हैं वो अपना शोध का जो है विषय चुनते हैं, यानी रिसर्च, दोबारा से कुछ नया ढूंढा जाए, कुछ नया देखा जाए। तो जब आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, उसके बाद आप आगे की जो प्रक्रिया है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में एक विषय आता है कि इसका आगे क्या स्कोप है, यानी इससे आपको क्या आगे प्राप्त हो सकता है। तो बहुत इसको संगीत का जो है स्कोप की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्कोप है। मैं ये कहूँगी कि पहले के समय में ये एक मौखिक विद्या है, जो आज भी मौखिक विद्या है। और मौखिक विद्या मतलब जो एक ओरल ट्रेडिशन के रूप में आगे चली है, और क्योंकि प्रैक्टिकल है, जब तक कि उसको बताया नहीं जाएगा गाकर या बजाकर, वो अगले को समझ में नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा राग भोपाली में सारे गा पा धा सा है और सारे स्वर शुद्ध हैं, 5 ही स्वर प्रयोग होते हैं, तो ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब मैंने आपसे कहा सारे गा प ध सा ध प ग रे ध सा, तो आपको समझ में आया कि सुर का जो ये गा रहे हैं एक भाव जो है प्रकट हुआ। प्रथम नमन गणनायक चरणा। अब मैंने आपसे कहा कि ये तो एक बंदिश है, तो उसका जो आपको थ्योरेटिकल चीज़ बताई जा रही है वही चीज़ जो है प्रैक्टिकल आगे आपको बताएगी। ये राग भोपाली है, इसमें 5 स्वर हैं, 5 स्वरों को ऐसे गाया जाता है। अब जब आप एक एक स्टेप करके आगे पढ़ेंगे, इसमें ऐसे अलंकार होते हैं, इसमें ये स्वर गुच्छ होते हैं, इसमें ये स्वर संगति करनी ज़रूरी है, और इसमें ये स्वरों का प्रयोग नहीं होता, जैसे भोपाली म और नी का प्रयोग नहीं है। तो ये जानते हुए, उसके शास्त्र पक्ष को जानते हुए आप जब आगे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्वाभाविक है कि आपको एक बहुत ही सुंदर तरीके से आप राग भोपाली पर या जो भी आप सीख रहे हैं उस पर आपका कमांड होगा। तो स्कोप की दृष्टि से देखा जाए कि ये विषय जो है ये बहुत ही अच्छा विषय है, और इसमें आप एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, एक अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। परफॉर्मेंस यानी मंच प्रदर्शन, हम कितना भी कहें लेकिन मंच प्रदर्शन जो है विद्यार्थी को, जो भी संगीत का विद्यार्थी को, उसको यदि मंच प्रदर्शन का मौका मिले तो वो उसको बहुत पसंद भी करता है। और हम प्रैक्टिकली, हम जब स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, तो जब उसको फील्ड में हम खेलते हुए देखते हैं, फील्ड में हम देखते हैं कि वो उस खेल को खेल रहा है, उसमें उसने बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए, तो हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। अब हम जब भोपाली की बात करते हैं तो हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट गाया बजा कर ही तो हमें पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उसको गाते हैं या बजाते तो बार बार अभ्यास से हमारी उस पर एक कमांड आने लग जाती है, और हम इस प्रकार से बहुत से रागों को सीख पाते हैं। तो हम आगे चलकर मात्र एग्जामिनेशन देने के अतिरिक्त एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं, अच्छे गुरु भी बन सकते हैं। विद्यार्थी तो रहते ही हैं, जब तक हम कोई भी चीज़ की हम किसी भी चीज़ को अभ्यास करते हैं तो विद्यार्थी हैं। करते करते हम उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आगे का हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, ये चिंता तो विद्यार्थी को भी रहती है। तो यहाँ मैंने बताया कि आप एक अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु भी बन सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय जो संस्कृति उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। चाहे हम कहें कि वो विषयों को लेकर रहें, चाहे किसी भी चीज़, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा, संगीत के विषय में तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा, शिक्षण के अलावा हम बाकी अन्य क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। शोध एक बहुत अच्छा विषय है
शोध एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर कि अलग अलग विषयों पर शोध किया जा सकता है और हम एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, एक अच्छे जर्नलिज्म की फील्ड में हम संगीत के बहुत अच्छे समालोचना जो है बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संगीत के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। संगीत के बारे में हम कहीं लिख रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे उस अलग मीडिया हो, हमें उसको कहीं पे भी हम यदि उसके बारे में बता रहे हैं तो स्वाभाविक है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में एक अच्छे आलोचक के रूप में हम आ सकते हैं, या हम कहें कि हम समालोचना का क्षेत्र जो है उसमें हम खरे तभी उतर सकते हैं जबकि हमें उसके बारे में पूरा पता हो या उसकी नॉलेज रखते हों। यदि कोई कलाकार राग भोपाली को प्रस्तुत कर रहा है तो एक जर्नलिस्ट या पत्रकार के रूप में यदि हमने अपना व्यवसाय लिया है तो हमें उसके बारे में तभी पता चल सकता है जब हम खुद राग भोपाली को जानते हों, उसके बाद उसको हमने सीखा हो या बहुत अधिक सुना, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो, तभी हम उसको बारे में अपनी कोई विचार तभी रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा एक करियर का एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा बहुत सी जगह जो है, अब आप आज के समय में तो संगीत सब जगह है। संगीत को आप देखें तो हर कोई छोटा सा यदि एक एडवर्टाइजमेंट भी बन रहा है या छोटी सी आपको कोई एक फिलर के रूप में यदि कहीं पे किसी दो कार्यक्रमों के बीच में यदि है, वहाँ भी यदि कुछ एक छोटी सी कोई चीज़ बन रही है तो वो भी आप उसको कर सकते हैं। आप आकाशवाणी, दूरदर्शन या अन्य चैनलों पर जो कुछ भी प्रस्तुत हो रहा है, चाहे वो समाचार है, चाहे वो कुछ कोई डॉक्यूमेंट्री है, चाहे कुछ भी हो, संगीत पीछे से उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो संगीत जुड़ा हुआ है, इस संगीत को बनाने के लिए यानी कि उस म्यूज़िक को अरेंज करने के लिए, उसके म्यूज़िक को संगीत जो कुछ भी है वो कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, या हम कहें कि हम कहते हैं इसका म्यूज़िक किसने दिया, इसका संगीत किसने दिया, तो संगीत जो दिया यानी वो जो संगीतज्ञ है, संगीतकार जो है, वो भी एक बहुत अच्छा एक आपका क्षेत्र हो सकता है जो आपको एक व्यवसाय के रूप में आप उसको ले सकते हैं। एक कलाकार के रूप में भी आप बहुत सुंदर तरीके से इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। हमारी कलाओं को देखो, न केवल हमारे देश बल्कि विदेशों में भी बहुत हमारे कलाकार गए हैं जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति को संगीत के माध्यम से जो है वो आगे बढ़ाया है और उसका प्रचार प्रसार किया। हम हमारे भारत रत्न पंडित रविशंकर जी की बात करें तो आप देखिए पूरे दुनिया में जो आज भारतीय संगीत को एक सम्मान प्राप्त है, इसमें पंडित रविशंकर जी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। भारत रत्न उनको मिला, भारत रत्न तो वो हैं ही। भारत रत्न पंडित रविशंकर का हम नाम जब लेते हैं, चाहे हम किसी भी विश्व के किसी भी देश में हैं, तो सभी जानते हैं कि ये इंडियन म्यूज़िक जो है उसका पर्याय है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक कलाकार के रूप में भी अपने करियर को चुन सकते हैं। मैं एक और बिल्कुल अलग एक क्षेत्र और विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी। जब हमारे विद्यार्थी यहाँ से, आज के समय की बात करते हैं, विदेशों में अपनी अध्ययन के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत से विद्यार्थी स्नातक के बाद या स्नातकोत्तर के बाद या अपने रिसर्च वर्क को करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो अप्लाई करते हैं तो वो संगीत जो है वहाँ पे लिखा होता है कि कल्चर के बारे में आप कितना जानते हैं, अपनी संस्कृति को। तो यदि विद्यार्थी वहाँ पर भरता है कि मैंने संगीत को विषय लिया या मैंने संगीत की शिक्षा ली, या चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा में या विषय के रूप में मैंने संगीत को पढ़ा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसको वहाँ पर महत्व दिया जाता है, जो कि उसके लिए एक बहुत सुगम बना देता है उसके मार्ग को। तो एक विषय के रूप में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मन को भाने वाला विषय है।
इस विषय को लेकर हम इस श्रृंखला को आगे चलेंगे और थोड़ा बहुत हम आपको पहले शास्त्र पक्ष बताकर फिर हम आपको क्रियात्मक पक्ष की ओर भी लेकर जाएंगे, क्योंकि संगीत जो है वो करने की विद्या है, मात्र पढ़ने की या बोलने की विद्या नहीं है। उसको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान जो मैंने संगीत एक विषय के रूप में विशिष्ट रूप से मैंने इसको चुना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को ये जिज्ञासा रहती है, वो प्रश्न पूछते हैं कि संगीत को एक विषय के रूप में कैसे लिया जा सकता है और उसको हम करेंगे क्या, उसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसके उत्तर या इस जिज्ञासा को पूर्ण करने में मैं काफ़ी हद तक मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।